अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर में मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक और कॉन्सिक्वेंस डिस्कस करना है जो कि है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इससे पहले आप साइमल्टेनिटी पढ़ चुके हैं। साइमल्टेनिटी के बाद दूसरे नंबर पे जो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है, पहले मैं यहां से आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये कॉन्सेप्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंस का किसने दिया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये फिजिक्स की सबसे फेमस इक्वेशन है। इसको असल में मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहा जाता है। अब इस इक्वेशन में E क्या है? एनर्जी है, m इज द मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। इन दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट मास m and energy E are interchangeable. According to this equation, mass और energy को आपस में interchange कर सकते हैं, मतलब mass को energy में convert कर सकते हैं और energy को mass में convert कर सकते हैं, meaning that mass can be converted into energy and vice versa। मतलब आप mass को energy में convert कर सकते हैं और energy को mass में भी convert कर सकते हैं। अब इसकी explanation मैं यहाँ पे लिखूंगा। explanation क्या है? सबसे पहले आप देखें, मैंने कहा है कि mass energy में convert हो सकता है तो energy mass में भी convert हो सकती है। तो पहले मैंने यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी वो ये है कि एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, कि मास और एनर्जी एक ही चीज है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन हमें ये कहती है कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास और एनर्जी को आप अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी या फिर आइंस्टाइन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, उसके मुताबिक मास और एनर्जी को कभी भी आप अलग नहीं कर सकते। मास और एनर्जी आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन A, जो कि इक्वेशन ये है A, मास इज concentrated form of energy। mass क्या है? एक concentrated form of energy है, ठीक है। any object with mass possesses an inherent amount of energy। हर एक mass के अंदर हमेशा एक inherent amount of energy होती है, even when it is not in motion। उस वक्त भी ये एनर्जी मौजूद होती है जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होता या रेस्ट पे होता है। दिस इज नोन एज या दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट एनर्जी या रेस्ट मास एनर्जी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेस्ट मास एनर्जी, या फिर इसको रेस्ट एनर्जी भी कहा जा सकता है। तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी होती है। जैसे मार्कर अभी ये रेस्ट पे है, इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या इसमें भी अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होगी। ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि मास को किस तरह से आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए, mass can be converted into energy। a small amount of energy can generate large amount of energy। a small amount of mass, यहां पे mass होना चाहिए, small amount of mass can generate large amount of energy। इसमें एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी इसी के एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में भी आपके पास मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो कि सन के अंदर हो रहा होता है वहां पे भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इसमें एक और भी इसकी एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। ये भी आपके पास मास का एनर्जी में कन्वर्जन है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे होते हैं वो एक मास है, उससे आपको एक एनर्जी मिलती है, काम करने की सलाहियत मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। और इसके एक और एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जब आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल इज अ मास और उससे कंबशन होता है, कंबशन से गाड़ी को एनर्जी मिलती है। तो हम कह सकते हैं गाड़ी के अंदर भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसको कन्वर्स कर सकते हैं? एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी कोई एग्जांपल है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। फॉर एग्जांपल, इन पेयर प्रोडक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। इन बिग बैंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में बहुत कम मिलती हैं। फिजिक्स के अंदर एक फिनोमेना है जिसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। फिजिक्स में एक प्रोसेस है जिसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है? मास
एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होती है। यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, एक हैवी न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इस न्यूक्लियर की विसिनिटी में से आप एक फोटोन को, जो कि लाइट पार्टिकल होता है जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू HF होती है और इसका मास क्या होता है, रेस्ट मास इसका 0 होता है, ऐसे फोटोन को इस न्यूक्लियस के करीब से गुजारते हैं तो ये दो पार्टिकल्स में टूट जाता है। एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूसरे को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। अब इसका मास मौजूद है 9.11 10⁻31 किलोग्राम, और सिमिलरली जो पॉजिट्रॉन है इसका भी इतना ही मास होता है 9.11 10⁻31 किलोग्राम। तो इस प्रोसेस के अंदर, ये प्रोसेस आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर भी क्या हो रहा होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होती है। इसको पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। देखें यहाँ पे, इसमें देखें यहाँ पे जो फोटोन आया है उसके पास कोई एनर्जी नहीं है और वो फोटोन आगे दो पार्टिकल्स में टूटता है जिनका कोई ना कोई मास मौजूद है, और इस दौरान इस न्यूक्लियस के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिमेन सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है और इस प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और बिग बैंग के अंदर भी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होती है, क्योंकि आप देखें बिग बैंग से पहले आपके पास कोई सिंगल पार्टिकल ऑफ मास भी मौजूद नहीं था। जब बिग बैंग हुआ वहां पे जो एनर्जी थी वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई। अभी आप देख सकते हैं इतनी सारी या इतनी बड़ी यूनिवर्स जो है ये सारे पार्टिकल से या फिर मास से मिलकर बनी है। तो ये कहाँ से आया ये मास सारा, ये असल में एनर्जी से कन्वर्ट होकर ये मास आपको हमें मिला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी को भी आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं यहां से कोई एक क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन यह है कि 1 किलोग्राम मास से कितनी एनर्जी मिलेगी। अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है या इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट आपसे पूछता है तो आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे इज वी नो E इज इक्वल टू mc²। अब आपके पास जो मास है इसकी वैल्यू होती है कितनी, यहां पे इन्होंने कहा है कि 1 किलोग्राम है, तो मास की जगह आपने 1 किलोग्राम पुट कर दिया और C की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर में डाल देते हैं तो यहाँ से आपको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 10⁻16 जॉल एनर्जी मिलेगी। तो 1 किलोग्राम मास से कितनी एनर्जी मिलती है, 9 × 10⁻16 जॉल, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। 9 × 10⁻16 जॉल एक बहुत बड़ा नंबर है। और 1 जॉल एनर्जी कितनी होती है, 1 जॉल एनर्जी से 1 जॉल एनर्जी से अगर आपके पास लेट्स सपोज ये कोई मास है, इसका वजन हम कह देते हैं कि लेट्स सपोज 100 ग्राम से, 100 ग्राम का आप कह सकते हैं, कोई एप्पल जो है ना वो 100 ग्राम का होता है तकरीबन। अब इस 100 ग्राम ऑब्जेक्ट को आप 1 मीटर हाइट तक उठा सकते हैं, 1 मीटर हाइट तक उठा सकते हैं बाय 1 जॉल एनर्जी। 1 जॉल से आप इस 100 ग्राम मास को 1 मीटर तक राइज कर सकते हैं। अगर ये मार्कर 100 ग्राम का हो तो उसको मैं 1 मीटर तक 1 जॉल एनर्जी से रेज कर सकता हूं इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि 9 × 10⁻16 जॉल कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो कितनी ज्यादा आपको एनर्जी मिल सकती है। स्पेशली न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी आपके पास जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसमें भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। होप सो आपने ये लेक्चर यहाँ तक समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।